अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में सर जो है एक बुनियादी सा सवाल हम पहले कर लेंगे और वो ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ ये मशहूर आम हैं। ये भी बता दीजिए कि इनका आपस में फ़र्क कैसे करते हैं और ये भी बता दें कि क्या इसके अलावा भी कोई टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ लोग इसको हम कुछ कहते हैं, अगर कहा जाए कि ये एक 2 नंबर डायबिटीज़ और एक 1 नंबर डायबिटीज़, ये वो 2 नंबर वो वाला 2 नंबर नहीं है जो लोग समझते हैं ये 2 नंबर चीज़ है जी। ये ओरिजिनल जो जेन्युइन डायबिटीज़ को टाइप 2 जो ज़्यादा कॉमन है, हम पहले टाइप 2 की बात करते हैं। ओके। टाइप 2 वो बीमारी है जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को होती है। आमतौर पे इनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी इनके माँ बाप बहन भाई किसी को डायबिटीज़ होते हैं। यानी 95% जो केसेस हैं डायबिटीज़ के वो टाइप 2 के ही होते हैं। अच्छा। और आम तौर पे ये लोग जिनका वज़न भी ज़्यादा होता है, मोटापे का शिकार होते हैं, और दूसरा कि स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा, फैमिली हिस्ट्री होती है जी। और इसमें जो होता है कि इनकी जो शुगर है वो इतनी प्रोमिनेंट बाज़-औक़ात नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको शुगर का अचानक पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, बेसिकली वो डायबिटीज़ का कोई सिम्टम्स, कोई अलामात उन पे ज़ाहिर नहीं होती। वैसे शौक में ग्लूकोमीटर अगर कोई लेके आ गया तो चेक करवाने जाते, पता लगा डायबिटीज़ हो गई है, या किसी रूटीन चेकअप के लिए गए तो पता लगा डायबिटीज़ होगी। तो ये सिम्टोमेटिक भी होती है कई दफ़ा, यानी कि जिसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात सिम्टम्स भी होती हैं। सिम्टम्स से मुराद है कि यूरिन ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है और टांगों में दर्द रहती है, कोई फोड़ा ज़ख़म हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, और दूसरा है कि अजीब सी बेचैनी, यानी थकावट, हर वक्त अपना जिस्म, नींद पूरी भी हो गई फिर भी थकावट रह रही है, और कुछ लोगों में वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है और कुछ में स्टैटिक रहता है। तो ये कुछ अलामात जो बाज़ औक़ात पॉइंट आउट करती हैं। लेकिन जो बड़ी कॉमन जो प्रॉब्लम मैंने देखी है वो पिंडलियों में दर्द, टांगों में दर्द, ये बड़ा कॉमन होता है। क्या वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि जो बड़े मसल्स हैं ना, हमारे जो मसल्स हैं वो टांग के मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं। तो जो मसल्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती बिकॉज के इंसुलिन कम होती है, क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि वो पट्ठों तक ग्लूकोज को पहुँचाए। बिल्कुल वही काम जो एक गाड़ी के अंदर प्लग काम करता है, इंसुलिन वही काम करती है। तो पट्ठों को ग्लूकोज जब पहुँचेगा तो तब पट्ठों के अंदर जान भी होगी, ताकत भी होगा, वो काम भी कर सकेंगे, थकावट भी नहीं होगी। तो बेसिकली दैट इज़ द प्रॉब्ली द रीज़न के जिसकी वजह से हमें टांगों का मसाइल ज़्यादा होते हैं जी। तो और ये इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोर एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज़ के, ऐसे डायबिटिक पेशेंट को टाइप 2 को हार्ट डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा है जी। स्ट्रोक का ख़तरा ज़्यादा है, इन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इन लोगों के कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज़, अच्छा, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको कह सकते हैं। तो हमें खाली शुगर ही ठीक नहीं करनी होती, बाकी चीज़ों पर भी तवज्जो देनी होती। इसके बरक्स जो डायबिटीज़ टाइप 1 है वो यंग लोगों के अंदर होती है, यानी जो नौजवान लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, और वो अफराद जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है। लेकिन इसमें एक बड़ा एक पेक्यूलियर फैक्टर होता है कि ये लोग ये रोज़े रोशन की तरह आ जाती है, ये छुपी हुई नहीं रह नहीं सकती। यानी इसके वक्त, यानी बच्चा या कोई एडल्ट, यंग एडल्ट, वो ऐसे कंप्लेन करता है, उसका दिनों में वज़न घुलता जा रहा है और यूरिन के लिए बहुत उठना पड़ता है, बाज़ औक़ात बेड वेटिंग होती है, और उसके प्यास हर वक्त लगी रहती है, पानी कई लीटर्स पानी पी जाता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो करते हैं कि ये इसकी तरफ टाइप 1 की तरफ है। टाइप 1 बाज़ औक़ात एक स्ट्रेंज प्रेजेंटेशन भी होती है कि वो कोई इन्फेक्शन हुई और वो बेहोश हो गए और उनका सांस तेज़ी से चलने लगे, तो जिसको हम डायबिटिक कीटोसिडोसिस या DKA कहते हैं,
उसकी वजह से भी प्रेजेंट करते हैं एमरजेंसीज के अंदर जी। तो ये मोर जो उसको कहते हैं कि वोकल होती है टाइप 1, अपना आप बताती है। टाइप 2 अपना आप उतना नहीं बताती। राइट। इसके अलावा बहुत सारी टाइप जो डायबिटीज़ की किस्में हैं जो टाइप 2 की हम एक्सटेंशन कहते हैं GDM, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस GDM के नाम से, जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है। बेसिकली ये उन ख़वातीन के अंदर होती है जिनके अम्मी अब्बू को, बहन भाई को शुगर होती है और इनको प्रेगनेंसी के अंदर ज़ाहिर होती है। और जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती तो कई दफ़ा जारी भी रहती शुगर और कई दफ़ा शुगर भी साथ ख़त्म हो जाती, लेकिन इसको हम एक्सटेंशन ऑफ टाइप 2 कहते हैं। इनको ज़िंदगी में किसी भी वक्त टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा या ख़दशा मौजूद रहता है। तो एक तो ये पॉइंट है। और एक और जो डायबिटीज़ होती है जिसको हम LADA कहते हैं, लाडा, लेकिन इसको वो लाड प्यार से तो नहीं होती, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि लाड प्यार से बच्चों में करने से ज़्यादा हो जाती है। ये लाडा इसको कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ एडल्ट, यानी बड़ों की टाइप 1, बड़ों की टाइप 1 कह सकते हैं। इसमें होता है कि बड़े हो जाते हैं, इनके अंदर इनमें ज़ाहिर तब होती है जब इंसान जब एडल्टहुड अख्तियार कर लेता तब ये ज़ाहिर होती है। तो एक किस्म की ये टाइप 1 ही होती है जिसको हम इंसुलिन पे डालते हैं। पता ऐसे चलता है कुछ टेस्ट करवाने से, और कुछ ये होता है कि आपकी जो गोलियां हैं इन पे असर नहीं कर रही होती, इंसुलिन देते हैं तो फिर ये असर करती हैं। लेकिन ये रेयर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है। कुछ और रेयर फॉर्म्स हैं, मोडी है, जैसे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग्स है, वो भी रेयर फॉर्म है। और कुछ लोगों को पैंक्रेटाइटिस के बाद हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को लबलबे की सोजन हो गई है और इन्फ्लामेशन हो गई है और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया है, उसके बाद रिकवरी के बाद उनको डायबिटीज़ हो सकती है जी। और कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स लेने से होती है। मतलब कुछ लोग ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टीरॉइड्स लोग देते हैं, डॉक्टर देते हैं। कई दफ़ा किसी क्वैक के हाथों ऐसे स्टीरॉइड ज़्यादा लेते हैं जिससे उनका वज़न भी फूल जाता है, वज़न भी बढ़ जाता है, जिस्म फूल जाता है और चेहरा बिल्कुल गोल सा हो जाता है, मून फेस जिसको कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को स्टीरॉइड की वजह से भी डायबिटीज़ ज़ाहिर हो जाती है। गो ये छुपी हुई होती है लेकिन वो ज़ाहिर हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ जो मोटी मोटी जो किस्में हैं जो शुगर की। तो डॉक्टर साहब स्टीरॉइड्स बंद कर दें? स्टीरॉइड्स देखें, अगर तो कोई ऐसे ही है कि उसकी कंडीशन ऐसी है जिसमें स्टीरॉइड्स देना ज़रूरी है तो फिर तो हमें देने पड़ते हैं। अगर लेकिन ये सारा अंडर सुपरविजन है, तो जो डॉक्टर होता है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि जितनी मिनिमम पॉसिबल डोज है जिसके साथ वो मेंटेन रख सकें, तो उस डोज़ के साथ फिर वो चलता है। तो ऐसे नहीं कि अंधाधुंध स्टीरॉयड आप 2 साल से खा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आती जा रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम का शिकार होते जा रहे हैं, तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ जो है हम इस्तिलाह आम में, उर्फ़ आम में शुगर, डायबिटीज़, ऐसा मेडिकल में कोई डायबिटीज़ मेलाइटस और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कोई चीज़ होती है, वो कोई और चीज़ होती है? वो और चीज़ होती है जिसमें यूरिन ज़्यादा आता है, जो होता है उसमें यूरिन की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि वो कंसंट्रेट यूरिन नहीं होता, यूरिन ज़्यादा आता है। वो एक और कंडीशन, वो दिमाग के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, जो हमारा इसको बैलेंस को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को, उसकी वजह से होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, ये डायबिटीज़ जिसके मुतालिक हम बात करें, शुगर के मुतालिक, इसमें इंसुलिन जो है उसका क्या रोल है? और ये जो आपने इतनी सारी इकसाम बताई हैं, इनमें कहीं इंसुलिन का सब में रोल है या किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये कहाँ से खारिज होती है और क्या इंसुलिन के कोई अलावा हार्मोन्स, रतूबतों का भी असर डायबिटीज़ पे होता है? इसमें जो टाइप 1 के अंदर बेसिक बुनियादी तौर अगर हम बच्चों में या होती है, जिसे हम कहते हैं बड़ी वोकल होती है, अपनी पता बता देती है, उसमें जो बुनियादी वजह ये है कि ऐसे लोगों के अंदर जो खुलिए हैं इंसुलिन बनाने वाले, जो बीटा सेल्स हैं, या जो हम कहते हैं ननी ननी सी फैक्ट्रियाँ हैं जो लबलबे के अंदर होती हैं, आइलेट्स के अंदर, तो वो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रही होती। यानी वो एक किस्म का वो आपका जो इंसुलिन बनाने की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है। तो ऑब्वियसली जब तक आप उसको बाहर से हम इंसुलिन नहीं देंगे रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो ज़िंदगी की गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन टाइप 2 में इसके बिल्कुल बरक्स होता है, उसमें इंसुलिन बन रही होती है, गो उसकी मकदार कम होती है, बाज़ औक़ात मकदार तो ठीक होती है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी इंसुलिन काम नहीं कर रही होती जितना उसको काम करना चाहिए होता है, वज़न की वजह से, फ़ैट की वजह से, जिगर पे भी चर्बी की वजह से, तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रही होती। तो टाइप 2 में इंसुलिन तो होती है, दैट्स वाई कि टाइप 2 में आप इंसुलिन के बग़ैर गोलियों से काफ़ी हद तक गुजारा कर लेते हैं, वज़न कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। तो इनके अंदर टाइप 2 के अंदर इंसुलिन बन रही होती है, टाइप 1 के अंदर मुश्किल होता है। और जो दूसरा आपका जो कोई और हार्मोन्स का भी इसमें खेल होता है? इसमें होता है, देखिए जैसे हमारे अंदर है ना एक सिस्टम पूरा बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में इसमें हमें थायराइड हार्मोन भी होता है हमारे अंदर, जो गले के गुदूद रतूबत जिसकी निकलती है, और कुछ स्टीरॉइड्स जो बनते हैं जो रीनल कॉर्टेक्स से आपके बनते हैं, वो गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, सुप्राइनल ग्लैंड्स, वहाँ से जो बनते हैं। फिर तीसरा ग्रोथ हार्मोन जो आपके मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो ये सारे हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो आपके स्टीरॉइड्स का और ग्रोथ हार्मोन का। और ये जो है ना, नॉर्मल है कि ये हमारे जिस्म में बनते हैं कि ये नॉर्मल है, ये सब बनते हैं, ये हमारे बॉडी के जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस सारे हार्मोन्स के अंदर जितने भी हार्मोन्स, बैटरी ऑफ हार्मोन्स हैं, वो सारे शुगर बढ़ाने वाले हैं। ये जितने आपने बताए हैं जी शुगर बढ़ाने वाले हैं। स्टीरॉइड्स अगर ज़्यादा बनते हैं शुगर बढ़ा देते हैं, शुगर बढ़ा देते हैं। ग्रोथ हार्मोन बनेगा, ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, तो इस बेचारे गुंडों में केली रजिया इंसुलिन बचती है, पस जाती है, तो वो इंसुलिन होती है। और ये सारे वो क्या करती है? इंसुलिन जो इनको इंटेगोनाइज करती है, वो आपके बैलेंस आउट करती है। देखें नॉर्मली बॉडी के अंदर एक बड़ा हार्मोनल सा सिस्टम चल रहा होता है, ना आपकी शुगर कम होती है ना बढ़ती है। कुछ कई दफ़ा इंसान के अंदर ऐसी कंडीशन से गुजरता है जब उसको शुगर की ज़रूरत होती है तो शुगर बढ़ जाती है, और जब उसको कम करने की ज़रूरत, खाना खा लिया शुगर बढ़ रही है, उसको एक बैलेंस रखना होता है। तो ये रेंज में हाँ, बड़े फाइन जो बैलेंस, फाइन ट्यूनिंग के लिए आपको हार्मोन्स भी फाइन ट्यून होने चाहिए। तो बड़ा अच्छा अल्लाह की तरफ से हमें सिस्टम मिला होता है जो हमारे एक एक चीज़ को, एक एक केमिकल रिएक्शन को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इंसुलिन जो है वो हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज लेवल को रेंज के अंदर लेके आती है, कम करती है। तो बाकी सारे हार्मोन, अगर जैसे ग्रोथ हार्मोन बच्चों में जब बनता है तो बच्चे जिनको टाइप 1 होते हैं उनकी शुगर बहुत एकदम बढ़ जाती है, तो उसमें इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। क्या करता है? जी ग्रोथ हार्मोन हड्डियाँ का साइज़ बढ़ाती है, जिस्म का साइज़ बढ़ता है, जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है। तो और ये पल्सेस की सूरत में होती है। पल्सेस से मुराद है कि महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जब एक वेव निकलेगी ग्रोथ हार्मोन की, फिर सेटल हो जाएगी, फिर वेव निकलेगी, फिर सेटल हो जाएगी। तो ये पल्सेस में आती है। इस तरह आपने कई दफ़ा देखा होगा टाइप 1 बच्चों की कई दफ़ा बिल्कुल वो नॉर्मल खा पी रहे होते हैं, वही चीज़ें चल रही होती हैं, उनकी शुगर डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो डॉक्टर साहब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 25 साल में, चलो पूरा मार्जिन दे देता हूँ, तो उसके बाद तो फिर नहीं ग्रोथ हार्मोन खारिज होता? ग्रोथ हार्मोन खारिज होता रहता है, वो आपके जिस्म में जो टूट फूट होती है उसको एडजस्ट करते हैं, वो उसकी मिकदार, उस लेवल पल्सेस की वो ज़रा कम हो जाती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन इज ऑलवेज देयर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेल्स की बात करते हैं, जब 14-15 साल के होते हैं, प्यूबर्टी के करीब पहुँचते हैं या प्यूबर्टी में जाते हैं, या ख़वातीन जब प्यूबर्टी में जाती हैं, तो क्या वजह होती है इनकी, क्यों टाइप 1 डायबिटिक्स की शुगर ऊपर नीचे हो जाती है? ये सारे, जैसे मैंने गुजारिश की, ये सारे हार्मोन्स शुगर लेवल डिस्टर्ब करते हैं। जितने भी देखें ये एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं। देखिए बॉडी के अंदर दो किस्म के सिस्टम चल रहे हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म है चीज़ों का बनना और कैटाबॉलिज्म है चीज़ों का टूट फूट होना। वो क्यों, वो भी ज़रूरी है? देखो सारे देखें, जब बैलेंस करेंगे, जब फाइन ट्यून करेंगे, कुछ काट छांट भी करनी पड़ेगी, कुछ बनाना भी पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें भी बनेंगी, कुछ पुरानी चीज़ें तोड़नी भी पड़ेंगी। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो बैलेंस एक चल रहा था। तो बाकी क्योंकि जब प्यूबर्टी हो रही होती है उस वक्त एनाबॉलिज्म वाले हार्मोन ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। वो एकदम ग्रोथ होनी है। बच्चे देखें जी पहले छोटे छोटे होते हैं, एकदम बड़े हो जाते हैं, कद बड़े हो गए जी, लड़की एकदम बड़ी हो जाती है, उसकी जो डेवलपमेंट, जो फीमेल है मेल की डेवलपमेंट है
सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो एक बेहतर और तरीके से हो जाती है। ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, जो ईस्ट्रोजन की वजह से ये इफेक्ट होते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल मास्टर ग्लैंड ऊपर से कर रहा होता है, जो FSH और LH हार्मोन की वजह से ये अंडर द इन्फ्लुएंस ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब है कि ये जो ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स का जब होता है, उसमें भी कुछ शुगर पे असरात पड़ते हैं? डेफिनेटली होता है। देखिए जिस तरह मूड स्विंग्स आते हैं फीमेल्स के अंदर, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, तो उसमें शुगर लेवल आमतौर पे डिस्टर्ब हो जाती है। द मोमेंट द फ्लो इज सेट इन द शुगर लेवल बिकम्स नॉर्मल। तो ये डेफिनेटली इट अफेक्ट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर साहब ये पेंक्रियास जो आपने बताया है, लबलबा, इसमें आपने इंसुलिन का बताया, कोई और हार्मोन भी पेंक्रियास से निकलते हैं जो शुगर पे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे, डायबिटीज़ पे असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल निकलते हैं। हार्मोन्स जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल की तो हमने बात की है, वो तो इंसुलिन बनाते हैं। तो बीटा सेल का जो मुखालिफ इन वो सेल अल्फ़ा सेल्स हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ग्लूकागॉन का काम होता है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब ये अल्लाह का इतना अच्छा निज़ाम है कि देखें, अगर मैंने खाना खाया तो मेरा ग्लूकोज बढ़ेगा लाजमी तौर पे। राइट। तो जब शुगर लेवल बढ़ रहा है, अगर इंसुलिन ना हो तो मेरा तो शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, स्काई हाई चला जाएगा। तो फ़ौरन इंसुलिन एक्शन में आ जाती है और इंसुलिन उस फालतू ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाती, मसल्स के अंदर चले गए, आपके लिवर के अंदर डिपॉजिट हो गए, तो अपने जहाँ जहाँ उसका ठिकाना वो ठिकाने लगा देती है, तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये सेल के अंदर जाके क्या करता है? ये एनर्जी है ना, हमारी सारी एनर्जी सेल, ग्लूकोज सेल्स की एनर्जी। जैसे गाड़ी का ईंधन पेट्रोल है तो जिस्म का ईंधन ग्लूकोज है। अच्छा, इसी तरह जब हम फाका कर रोज़ा रखा हुआ है, सुबह से कुछ नहीं खाया हो, जैसे आपने अभी नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो हमारे अंदर ग्लूकागॉन बन रहा होता है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से ग्लूकोज, जिसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है जो लिवर है, उससे वो ग्लूकोज बना के शुगर को बना के खून के अंदर शामिल करता है ताकि ये बंदा भूख से बेहोश ना हो जाए, इसका ग्लूकोज लेवल इतना ना चला जाए। तो आप अल्लाह की जो सनाई देखें कि एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देना और एक लेवल से नीचे नहीं जाने देना, तो बड़ा एक फ़ाइन बैलेंस है। जो ग्लूकागॉन है वो शुगर को ऊपर ले आता है, जो इंसुलिन है उस शुगर को नीचे ले आता है, तो जहाँ रहती ना ये ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता, ये नॉर्मल आदमी की बात है। लेकिन डायबिटीज़ में उलट हो जाता है, इंसुलिन बनती कोई नहीं है, कम बनती है, और ग्लूकागॉन ज़्यादा बन रहा होता है, शुगर हाई जा रही होती है। तो इस वजह से ये बिगाड़, एनर्जी की कमी। हाँ जी, एनर्जी की कमी, ये इस वजह से ये बिगाड़ पैदा होता है। डॉक्टर साहब ये एक और बात बता दें, ये कुछ नए हार्मोन्स हैं, ये पुराने होंगे खुदा जाने, आप बताइए, ये इनका भी कोई मोटापे से, डायबिटीज़ से लेना देना है? जैसे लाइपेज, लेप्टिन, ग्रेलिन, ये भी कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइन्स के हार्मोन्स हैं ना, वो उन पे आजकल बड़ा एक काम हो रहा है, जिसको उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है, कुछ हार्मोन जैसे लेप्टिन है वो आपकी एपिटाइट को, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो जिस हार्मोन की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इंक्रेटिन्स हार्मोन, जो इंक्रेटिन्स जो आई है ना, इंटेस्टाइन से निकला है। तो इंटेस्टाइन हार्मोन्स ऐसे बनाती है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इसका पता ऐसे चला, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुछ लोगों को साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स में लोग लिए। एक ग्रुप को उन्होंने आईवी ग्लूकोज दिया, वेन के ज़रिए ग्लूकोज दिया। आमतौर पे तो ऐसे नहीं होता, वो तो ड्रिप लगे तो होता है, ग्लूकोज तो हम खाते हैं। हाँ, ग्लूकोज की ड्रिप दी और देखा कि जिस्म में इस ग्लूकोज ड्रिप का इंसुलिन कितनी बनाई इसने? काफ़ी बनाई होगी। नहीं, बहुत थोड़ी बनी। अच्छा, उसी ग्लूकोज को उन्होंने खुराक में, यानी गिलास पानी तरीका है जो ओरल रूट से दिया, जैसे किसी को ग्लैक्सोज डी पूरा पिला दिया या खाना ग्लूकोज वाला दे दिया, तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनी। तो इसका मतलब है कि जब वेन में गया, जब ब्लड गया था, तो उस ग्लूकोज ने इंटेस्टाइन पे कोई अमल नहीं किया, लेकिन जो ही ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन में पहुंचा, इसने इंसुलिन बना के दी। असर होता है उसका, कोई मैसेज जाता है। हाँ, जब मैसेज गया तो उसमें डायरेक्ट मैसेज हुआ कि इसका मतलब साइंटिस्ट को फिर शक पड़ा, बल्कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ ताल्लुक है अंतड़ियों का और ग्लूकोज इंसुलिन का।
तो उन्होंने देखा कि जब हम ग्लूकोज वाला खाना खाते हैं तो ऐसे सिग्नल जाते हैं हमारे लबलबे को जो इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं और ग्लूकागॉन को नीचे ले आते हैं, इंसुलिन ज़्यादा बना रहे हैं। इन हार्मोन्स को उन्होंने इनक्रेटिन्स का नाम दिया। अब इसकी भी खूबी ये है कि इसकी हाफ लाइफ बड़ी छोटा होता है, 2-3 मिनट असर रहता है इसका, ये हार्मोन। हाँ, ये जो इनक्रेटिन्स होते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो, अगर आधे घंटे के लिए आ जाए तो आपकी शुगर एकदम लो, खाना एकदम रोटी खाना शुरू की, आपकी शुगर नीचे चली जाए। तो इसीलिए अल्लाह ने ऐसा सिस्टम किया कि फ़ौरन ये सिर्फ पैगाम रसानी कर, पैगाम रसानी और डिग्रेड का एक हार्मोन जो एंजाइम होता है DPP4 जिसको कहते हैं, वो एंजाइम इसको डिग्रेड कर देता है फौरन, इन्हीं हार्मोन इनक्रेटिन्स को फिर नए बन जाते हैं। लेकिन डायबिटिक में इनक्रेटिन्स बनते नहीं हैं, बहुत थोड़े बनते हैं, मैसेज ही नहीं जाता, निकालो इंसुलिन। हाँ, निकालो इंसुलिन। तो उनमें एक्शन ब्लंट होता है इनक्रेटिन्स का। तो ये हार्मोन है जो इस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है। डॉक्टर साहब काफ़ी सारे आपसे हार्मोन्स वगैरह मैंने पूछ लिए, और ये कुछ मेरा ख्याल है नाज़रीन को भी समझ आई होगी कि पसे पर्दा क्या खेल चल रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि अद्वियात टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, थोड़ा सा इनका डिफरेंस भी बता दें। अब इसमें कैसे पता चलता है कि इसको ये अद्वियात देनी है, इसको गोलियां देनी है, इसको इंसुलिन देनी है, इसको कौन सी वाली गोलियां देनी है? इसमें जो मुश्किल डिसीजन तो खैर नहीं होता। ये जो आपकी जो क्लिनिकल जजमेंट है, जो क्लिनिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पेशेंट जो है ये टाइप 2 का है, ये टाइप 1 का है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी हम बात कर रहे थे टाइप 1 बड़ी 30 साल से कम बच्चों में होती है, तो ये अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को टाइप 1 ही होगी, बच्चों को टाइप 2 भी हो रही है। बच्चे मोटे हो रहे हैं, वज़न ज़्यादा हो रहा है, तो उनको फिर गोलियों पे। तो आपकी असेसमेंट जो क्लिनिकल जजमेंट है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एट टाइम्स वी आर स्टक अप इन विद सम इशूज़, जिसमें पता फंस जाते हैं कि इसको पता नहीं टाइप 1 है टाइप, उसमें फिर हम लैब टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम ऑर्डर करते हैं, उसके चेक कर लेते हैं कि ये बंदे को टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो लैब टेस्ट से अंदाज़ा हो जाता है। नहीं तो लेकिन मेरा जो क्लिनिकल जजमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। तो डॉक्टर साहब, हर किसी को आप इंसुलिन क्यों नहीं देते? इसलिए कि इंसुलिन का जो देखिए, अगर टाइप 2 को अगर हम शुरू से इंसुलिन दे सकते हैं, वो ऐसा मसला तो कोई नहीं है, लेकिन उसमें जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम कुछ और है कि उनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वेट की वजह से इंसुलिन तो बन रही है उनके अंदर, लेकिन वो काम नहीं सही कर रहे। तो हमें ऐसी अद्वियात का सिलेक्ट करना है जो उसके इंसुलिन के फंक्शन को, रेजिस्टेंस को कम करें और इंसुलिन के एक्शन को बेहतर करें। जबकि टाइप 1 में बिल्कुल नहीं बन रही, तो आपको टाइप 1 में इंसुलिन पहले दिन से ही देनी है आपको, ताकि उसकी ज़िंदगी की गाड़ी वो चलती रहे। तो इंसुलिन आप जो देते हैं वो हर किसी को एक ही जैसी इंसुलिन? नहीं, इंसुलिन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, वो आप का फिजिशियन बता सकता है कि कुछ लोगों में आप टाइप 2 में बेसल इंसुलिन देते हैं दिन में 1 दफ़ा, कुछ में 2 दफ़ा देते हैं, कुछ में 3 दफ़ा, कुछ 4 दफ़ा भी होती है। तो इसका गोलियों के साथ कम्बिनेशन भी देते हैं। बहुत सारी मिथ है जी, अब मुझे इंसुलिन दे दे, मुझे गोलियां तो नहीं चाहिए होंगी, लेकिन गोलियों का कम्बिनेशन हम देते हैं इंसुलिन के साथ, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, इंसुलिन का एक्शन प्रोफाइल बेहतर हो और अच्छी तरह के तरीके से वो काम कर सके। टीके कितने किस्म के हैं जो आप लोगों को लगाते हैं? एक तो इंसुलिन खा तो नहीं सकते मेरे ख्याल? नहीं, इंसुलिन नहीं खाए नहीं, वो क्योंकि प्रोटीन है ना, तो इंसुलिन प्रोटीन है, और हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, मैदे के अंदर एसिड भी है और डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो उसको डिग्रेड कर देते हैं, यानी वो आप इंसुलिन की पूरी शीशी भी पी लें तो शुगर लो नहीं होगी। और इंसुलिन जो टीका लगता है, और इंसुलिन के अलावा भी कोई टीके लगते हैं? इंसुलिन का जो टीका है वो तो ज़ाहिर ऑब्वियसली टीके की शक्ल में भी है, और कुछ पेन की शक्ल में भी आते हैं, और यंग के अंदर इंसुलिन पंप भी है जिसमें उनको कंटिन्यूस इंसुलिन की सप्लाई जाती है। और जो टीकों से इलाज जैसे आजकल है GLP-1 एगोनिस्ट हैं, वो भी टीके की शक्ल में है, उसमें 2 तरह के, एक डेली वाला भी है, हफ्ते में 1 दफ़ा वाला भी है, तो ये टीके हम पेशेंट्स को देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टाइप 1 में भी कोई रोल है वॉक का, एक्सरसाइज का, कोई खाने में पाबंदी का, कोई सोने जागने का, और टाइप 2 में क्या रोल है? देखिए, जनरली तो हर चीज़ में आप उसको कंट्रोल तो हमें चाहिए होता है, लेकिन टाइप 1 में एक बड़ी हर्डल होती है। बच्चों में हम जो आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस उतनी नहीं कर सकते जितनी आप टाइप 2 के अंदर कर सकते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें आपने बड़ा नैरो तरीके से चलना होता है। बच्चों में एक तो उनको खुराक की भी ज़रूरत होती है,
और आप उन पे कोई नज़र भी इतनी नहीं रख सकते कि कहीं से कुछ खा लें उनकी चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं। जो आपको फिज़ी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, वो चॉकलेट्स भी खा रहे होंगे, ज़्यादा चस्कोले होते हैं। हाँ, और उसके अलावा उनके जिस्म की ग्रोथ भी होनी है तो उनको फूड चाहिए होती है। तो उनमें बड़ा एक हमें इश्यूज़ आते हैं कि उनकी फ़ूड को बैलेंस तरीके से लेके चलें और इंसुलिन को बैलेंस तरीके से लेके। लेकिन टाइप 2 के अंदर डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो टाइप 1 के अंदर अगर बच्चा बड़ा हो जाता है फिर इसलिए उसको एक तरीके से बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। अपने ये सीखना पड़ेगा, जैसे हम बात भी करते हैं कार्ब काउंटिंग की, कि अपना देखना पड़ेगा कि ये मेरी इतना ये खाना खाऊँ तो मेरी शुगर इससे इतनी बढ़ेगी और मुझे इतने यूनिट इंसुलिन के चाहिए होंगे। तो वो एडजस्ट करने में उसको हेल्प आउट किया जा सकता है अगर उसकी ट्रेनिंग शुरू तरीके से सही की जा सके। वैसे कार्ब क्या चीज़ है? कार्ब काउंटिंग आपने कहा, कार्ब क्या चीज़ कार्ब है? ये नशास्ते को कहते हैं। इसका डायबिटीज़ से क्या लेना देना? कार्ब देखें, हमारे जो खाना हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। देखें, जो ग्लूकोज बढ़ाने वाली बेसिकली जो हमारी स्टेपल फूड है, जैसे गंदम है, चावल हैं, बाजरा है, जौ है, मकई है, ये सारे अनाज है। तो अनाज इसमें कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में है जिसको नशास्ता कहते हैं। और नशास्ते में दो किस्में होती हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जैसे आप समझें कि बेसन है, आटा है, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें जो शुगर तो है, एलिमेंट तो है, लेकिन वो एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि वो एकदम आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। जो प्लेन है कार्बोहाइड्रेट, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, अगर चीनी हम है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। तो ये शुगर लेवल आपका फौरी तौर पे ज़्यादा करते हैं। तो हमें जो डायबिटिक पेशेंट के हम रिकमेंड जो करते हैं कि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें कंपेयर टू के जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। फाइबर डाइट क्या है? फाइबर यही हम जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। जैसे आप ये समझे ना कि अगर आप आटे का छान नहीं निकालते तो आटे का जो छान है वो फाइबर है। जौ के अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, ग्लूकोज की कम है। ठीक, तो इस वजह से कुछ लोग प्रमोट भी करते हैं कि हम जौ की रोटी ले लें, या ऐसा जिसके अंदर कुछ लोग छान भी मिलाते हैं अपने आटे में, लेकिन ये तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होल व्हीट आटा, जिसका बगैर छना हुआ आटा, वो इक्वली गुड, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाई फाइबर कंटेंट जिसके अंदर हो वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक ज़रा सा मुख्तलिफ सवाल है जी। डॉक्टर साहब, टाइप 1 डायबिटिक्स जो हैं उनमें आप कहते हैं कि कोई मुदाफ़ियत का मसला भी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का कोई अपने ख़िलाफ़ होगी, ऑटो इम्यून कोई मसला भी है। ये भी फरमाइएगा कि ऐसे मरीज़ जो टाइप 1 के हैं उनमें कई मरतबा आटा या गंदम खाने से को उनकी अंतड़ियों के मसाइल भी जन्म लेते हैं चंद में। ये क्या बीमारी होती है और ये ग्लूटन क्या चीज़ है? देखिए, टाइप 1 जो डायबिटिक हैं आम तौर पे, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर एक हो तो कुछ ना दूसरी के भी होने के चांस होते हैं। आमतौर पे मैं अपने जो पेशेंट होते हैं टाइप 1 उनको स्क्रीन करवाता हूँ दो चीज़ों के लिए। सीलिएक डिजीज़ के लिए, सीलिएक डिजीज़ दरअसल ऐसी डिजीज़ है जिसमें गंदम या गंदम से बनी हुई वाली चीज़ें वो हज़म नहीं होती, वो आपके जो है वो डायरिया करती हैं, वो क्योंकि आपके अंदर वो उसमें वो वाला सिस्टम नहीं होता है जो इसको हज़म जिसको कर सके, क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है कि वो जो हज़म करने वाला एलिमेंट इंटेस्टाइन के अंदर वो डैमेज होता है। और दूसरा थायराइड के लिए, थायराइड का जो गदूद है उसका फंक्शनिंग भी चेक करते हैं। तो हम थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करवाते हैं, और एक मुश्किल सा नाम है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, IgA और IgG लेवल, ये हम करवाते हैं। तो ये टेस्ट हम हर पेशेंट जो टाइप 1 है उसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम करवाते हैं सीलिएक डिजीज़। तो जैसे कह कि ग्लूटिन जो है, ग्लूटिन वो चीज़ है जो आटे का कंटेंट है जिससे आटा लेसदार बनता है जी। तो बेसिकली यही वो चीज़ होती है जो जिसके साथ वो हज़म नहीं होता, इसमें वो ग्लूटिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को हमें ग्लूटिन फ्री डाइट्स देनी पड़ती हैं, क्योंकि डाइट अवेलेबल हैं, मतलब चावल के अंदर ग्लूटिन नहीं है तो वो चावल यूज़ कर सकते हैं। या कुछ लोगों ने डेवलप की हैं, अमेरिका के अंदर भी और पाकिस्तान में भी ऐसी खुराक मिलती हैं जो ग्लूटिन फ्री है, तो जो आप सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट को दी जाती हैं। अब तो आपको जब एयरलाइन में टिकट बुक करते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल टिकट आप लेते हो, तो आपको खाने वो पूछते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए, तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट जहाज़ के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो कुछ
पेशेंट्स हैं उनको ग्लूटेन से तो हो गया, मगर गंदम से तो हो गया, मगर काफ़ी सारी चीज़ों पे उनको थिक बनाने के लिए, विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए ग्लूटेन ऐड भी कर दी जाती है। हाँ, वो की जाती है, लेकिन बाकी लोगों को आमतौर पे प्रॉब्लम नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द कुछ लोग हैं जो जिन लोगों के इश्यूज़ हैं ये ग्लूटेन वाले, ठीक हो। तो कई दफ़ा होता है ना कि उसमें अननोन डायरिया चल रहा होता है जी, रोटी खाते साथ ही डायरिया शुरू हो गया, लोगों को पता नहीं चलता, लोग परेशान होते हैं। और लेकिन फिर पता चलता है। इसमें बच्चों में एक होती है ग्लूटेन सीलिएक डिजीज़, एक एडल्ट सीलिएक डिजीज़ भी होती है जो बड़ों में भी होती है। बच्चों में अगर हो जाए तो उसमें थोड़ा सा एक इशू होता है कि उसमें फिर उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो सकती क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड डाइट, तो क्रॉनिक डायरिया के शिकार रहते हैं, इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है अफेक्ट करती है। न्यूट्रिएंट्स, तो अगर उनको शुरू से डायग्नोज कर लिया जाए तो फिर जो ये मसाइल जो है ग्रोथ के वो कम हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अभी आपने डॉक्टर साहब कहा कि स्क्रीनिंग कर ली जाती है, ये स्क्रीनिंग क्या चीज़ है? बच्चों की स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, बड़ों की स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? टाइप 1 के अंदर तो सारे, मैं तो जितने टाइप 1 पेशेंट आते हैं उनको मैं, एक तो हमें शुगर का तो टेस्ट होते हैं, ये 2 टेस्ट भी मैं ज़रूर करवाता हूँ अपने पेशेंट के, एक तो सीलिएक डिजीज़ का टेस्ट और एक थायराइड का टेस्ट, ताकि अगर कोई हो तो हम उसका इलाज साइमल्टेनियसली शुरू कर लिया जाए। और टाइप 2 वालों में? टाइप 2 में भी देखें एडल्ट में चांस कम होगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट डायरिया के साथ आता है, जी रोटी खाता हूँ और डायरिया हो जाता है, तो वो फिर आपको थोड़ा सा एक डाउट होता है कि ये प्रॉब्लम ये सीलिएक डिजीज। एक बंदा इतना बड़ा हो गया 30, 35, 40 साल का हो गया, इसका बचपन में तो थी नहीं उसको, कोई बाद में कोई डायरिया अडल्ट सीलिएक डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है वो। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग होती है? हाँ, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जितने भी देखें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, जितनी हमारी सोसाइटी के अंदर डायबिटीज़ है तो प्रेवलेंट है बहुत ज़्यादा। हमने शायद की दफ़ा बात भी की थी कि वो लोग जो 45 ईयर से एज से ज़्यादा हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ है और जिन लोगों को बैठने का काम ज़्यादा है और जिनको ब्लड प्रेशर भी है या खुदा न खासा जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी डिस्टर्ब है, तो अपने आप को डायबिटीज़ के लिए भी स्क्रीन ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये सारे बहन भाई हैं, तो इन बहन भाइयों में प्यार बहुत है, तो ये एक आता है तो सारे साथ चले आते हैं, तो इस वजह से इनको लुक आफ्टर करना, इस प्रॉब्लम को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ब्लड शुगर फास्टिंग क्या रहनी चाहिए, ब्लड शुगर रैंडम क्या रहनी चाहिए, HbA1c क्या रहनी चाहिए? अब ये है कि नॉर्मल आदमी में क्या होना चाहिए। नॉर्मल आदमी में जो HbA1c है वो 5.7 से कम होती है और बॉर्डर लाइन के अंदर 5.7 से लेके 6.4 तक होती है। अगर 6.5 या 6.5 को क्रॉस कर जाए तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है, वो डायबिटीज़ है। और नॉर्मल 10 तक भी हो सकती है, 12 तक भी हो सकती है? नहीं 6 HbA1c वो अगर, हाँ पेशेंट अगर है, मैंने 14 के पेशेंट भी देखे हैं, 17 का पेशेंट भी देखा है, तो इट्स टू मच। अच्छा, दूसरी जो है कि खाली पेट शुगर जो आपकी प्लाज्मा ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोमीटर की बात, तो 100 मिलीग्राम नॉर्मल आदमी की 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। और खाना खा के दिन में जिस वक्त भी मर्ज़ी करें, जिसको हम कैजुअल प्लाज्मा ग्लूकोज भी कहते हैं, CPG भी कहते हैं, या आप खाना खाने के 2 घंटे बाद भी जब करें, इट शुड बी लेस देन 140, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। लेकिन अगर कोई इससे कोई डेविएशंस हैं, ऊपर हैं, तो ऑब्वियसली आइदर वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ के केसेस हैं या वर्ट डायबिटीज़ के, यानी पक्का केस जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। और ब्लड प्रेशर सर? ब्लड प्रेशर जो है ना 130/80 से कोशिश करें कि कम रहे, ठीक। 120/80 की रेंज में रहे तो बहुत बेहतर है। तो उम्र अगर ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा भी उम्र का ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक़ नहीं, उम्र चाहे 100 साल हो या 25 साल हो तो ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया है। और डॉक्टर साहब आखिरी ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल का आपने क्या इसके साथ चोली दामन का साथ है? कोलेस्ट्रॉल में भी तो आगे इकसाम है, कोई ट्राइग्लिसराइड्स की बात करता है, कोई कोलेस्ट्रॉल की बात करता है, कोई LDL, कोई VLDL, कोई HDL, इनको सबको कैसे देखिए इंटरप्रेट? दो तीन चीज़ों को ज़रा इसका तवज्जो चाहिए। इसमें एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये डायबिटिक पेशेंट का ये 200 से कम होना चाहिए, और जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 150 से कम होना चाहिए शुगर के पेशेंट का। और LDL कोलेस्ट्रॉल अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ नहीं है तो वो 100 से कम होना चाहिए, अगर उसको हार्ट डिजीज़ भी है तो 70 से कम होना चाहिए। और अब तो कुछ जो ज़्यादा एग्रेसिव काइंड के लोग हैं वो कहते हैं ये 55 से नीचे होना चाहिए LDL के, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो अब इस पे ज़्यादा फोकस है।
तो आमतौर पे हम ये क्राइटेरिया को फॉलो, इस तो क्राइटेरिया अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है? अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल HDL है वो जितना अच्छा हो ज़्यादा है, 40 35 आपको 40 की रेंज में हो, 50 की रेंज में हो, इट्स वेरी रेयर टू सी द नॉर्मल HDL कोलेस्ट्रॉल इन दिस पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है डायबिटिक्स का, इंसुलिन कम होती है कंपैरेटिवली या रेजिस्टेंस होती है, अगर हम इनकी कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता दार खुराकें, एक तो आपने फरमाया ना कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फाइबर लें, अगर हम इनकी जनरली निशास्ता दार खुराकें, लो कार्ब, आपने कार्ब काउंटिंग का जिक्र किया तो लो कार्ब कर दें, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम कर दें, और प्रोटीन का क्या करें और फैट्स का क्या करें? देखिए आजकल एक दो बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपने भी सुना होगा, एटकिन डाइट को लोग फॉलो करते हैं, ये हाई प्रोटीन डाइट है। कीटो डाइट है जिसमें हाई फैट डाइट है, आपने ये मेटाबॉलिज्म को स्विच कर देते हैं। लेकिन कीटो डाइट के बारे में कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जब कीटो डाइट पे स्विच करते हैं ऑब्वियसली आपके लिपिड्स डिस्टर्ब होते हैं, डायबिटिक में जो लिपिड डिस्टर्ब होना एक ख़तरनाक बात हो सकता है। और प्रोटीन में ऑब्वियसली जब ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं आपके किडनी पे लोड ज़्यादा हो सकता है और वो आपको लेट स्टेजेस पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए जो नेचुरल तरीका यही है कि आपकी जो डाइट है वो 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो हाई फाइबर डाइट हो, बिकॉज ये जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये आपके जो बॉडी को एक एनर्जी का सोर्स भी देते हैं और जो बॉडी जो घुल रहा होता है फैट स्पेयरिंग इफेक्ट भी है, ठीक है ना। आपके कीटोन्स पैदा नहीं होते, कीटोन्स होते हैं जो फैट के बर्निंग से जो है बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो चीज़ें पैदा नहीं होती। तो इसलिए जो बैलेंस तरीका ये है कि 60 to 70% आपका कार्बोहाइड्रेट हो, निशास्ता हो, अनाज हो, फिर कुछ एक नॉर्मल सा पोर्शन आप फैट का भी ले सकते हैं, बहुत थोड़ा, लेकिन ज़्यादा आप सब्जियाँ, दूसरे नंबर पे सब्जियाँ ज़्यादा हों, फ्रूट्स हों, और तीसरे नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चौथे नंबर पे आखिरी नंबर पे जो पिरामिड बनती है, पिरामिड की जो कोन है वो बिल्कुल ऊपर से इतनी सी वर्टेक्स सा जो बनता है तो वो आपके जो है वो फैट को दिया जाता है। प्रोटीन जी, प्रोटीन मैंने बता दी ना, प्रोटीन है, दूध है, सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, ये 5-6 ग्रुप्स हैं, ये आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन कंटेंट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ये सॉल्ट और पोटाशियम और ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ये कहाँ से मिल रहे होते हैं? ये आपको एक तो फूड के अंदर हिडन होता है, सोडियम होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो एक तो हिडन साल्ट को भी कंसिडरेशन देनी चाहिए और दूसरा है कि ऐड ऑन साल्ट ना हो, मतलब खाना में नमक कम है ये डाल लें धड़ाधड़, और मूलियाँ खा रहे हैं नमक डाल के खा रहे हैं, गाजरें खा रहे हैं नमक डाल के खा रहे हैं, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि उससे फिर आपका सोडियम लोड ज़्यादा होता है जिससे वाटर रिटेंशन होती है और ब्लड प्रेशर भी शूट होता है। लेकिन हम एशियन पॉपुलेशन, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन, वी आर सोडियम सेंसिटिव, हम सोडियम अपना कंटेंट कम करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब गो के आज हमने ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके की बात की है, पता नहीं लोगों के कितने क्वेश्चंस एड्रेस हुए या नहीं हुए, मगर इनसाइट्स मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को हासिल हुई होंगी कि पस मंज़र में क्या चल रहा होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइड करने का, समझाने का और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर, 71 जेल रोड लाहौर में गुज़श्ता 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने मरीज़ डायबिटिक्स देख रहे हैं और वसी तजुर्बा रखते हैं। तो हमने कहा आज ज़रा जो इसकी दूसरी पीछे पस मंज़र में बीमारी जिस तरह से चल रही होती है, हार्मोन्स का क्या रोल है, मुख्तलिफ, आई होप यू एन्जॉयड दिस एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज़, और दवाइयाँ कैसे असर करती हैं, इंसुलिन का रोल क्या है, और ये जो सारा पीछे खेल चलता है ये अभी आपको बता रहे थे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।